बर्फ के सन्नाटे में कबीर और मीरा पहली बार सर्दियों में पहाड़ों पर आए थे। उन्हें लगा था कि तस्वीरों जैसी ठंड होगी, हल्की, मजेदार और रोमांटिक। लेकिन असलियत कहीं ज्यादा सख्त थी। जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे छिपा, ठंडी हवा ने अपना असली रूप दिखा दिया। तेज बर्फीली हवा उनके चेहरे से टकरा रही थी, सांस से भाप निकल रही थी और पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो चुका था। चारों ओर बस सफेद बर्फ और डरावना सन्नाटा था। मीरा के होंठ कांपने लगे। कबीर, मुझे बहुत ठंड लग रही है, उसने धीमी आवाज में कहा। कबीर ने तुरंत अपना स्कार्फ उसके कंधों पर डाल दिया। पास ही उन्हें बर्फ में आधा दबा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का पुल दिखा, जिसके नीचे से गर्म पानी की भाप उठ रही थी। शायद नीचे कहीं गर्म झरना था। दोनों हिम्मत करके नीचे उतरे। वहां सच में एक प्राकृतिक गर्म झरना था, जिसके चारों ओर चट्टानें थीं। ठंडी दुनिया के बीच वह जगह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वे पास बैठ गए, हाथ गर्म करने लगे। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम यहाँ ना आते तो शायद ये जगह कभी नहीं देखते। कबीर ने आसमान की ओर देखा, हल्की बर्फ गिर रही थी। कभी कभी रास्ता भटकना भी जरूरी होता है, उसने कहा। रात उन्होंने वहीं चट्टानों की आड़ में गुजारी। ठंड थी, डर भी था, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। सुबह जब सूरज निकला, पहाड़ सुनहरे रंग में चमक रहे थे। उस बर्फीली रात ने उन्हें सिखाया कि डर के बीच भी उम्मीद की गर्माहट मिल सकती है, बस रुककर देखने की जरूरत होती है। आदित्य और नायरा शहर की भीड़ से दूर कुछ अलग देखना चाहते थे। इस बार उन्होंने पहाड़ नहीं, बल्कि दूर फैले रेगिस्तान को चुना। दिन में सुनहरी रेत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, रेगिस्तान का असली चेहरा सामने आने लगा। दिन की तपती गर्मी के बाद रात की ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। हवा रेत के कणों को उड़ाते हुए उनके चेहरे से टकरा रही थी। पानी की बोतल लगभग खाली हो चुकी थी और मोबाइल नेटवर्क कब का गायब हो चुका था। नायरा की आवाज कांप रही थी। दिन में इतनी गर्मी और अब इतनी ठंड, ये जगह कितनी बेरहम है। आदित्य ने चारों ओर देखा, दूर दूर तक बस रेत के टीले और आसमान पर चमकते तारे। उसने अपने बैग से एक पतली चादर निकाली और नायरा के चारों ओर लपेट दी। दोनों रेत के टीले की आड़ में बैठ गए, ताकि ठंडी हवा सीधे न लगे। रात के सन्नाटे में रेगिस्तान की आवाजें और तेज लगने लगीं। कहीं दूर से लोमड़ी की हल्की चीख सुनाई दी। ठंड और डर के बावजूद तारों से भरा आसमान किसी जादू से कम नहीं था। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, रेगिस्तान सिखाता है जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता। सुबह की पहली रोशनी के साथ ठंड कम होने लगी। सूरज निकलते ही रेत फिर से गर्म होने लगी, लेकिन उम्मीद भी लौट आई। दूर उन्हें ऊंटों का एक काफिला दिखा। नायरा की आंखों में राहत चमक उठी। हम बच गए, उसने मुस्कुराकर कहा। रेगिस्तान ने उन्हें एक सबक दिया, चाहे बर्फ हो या रेत, प्रकृति हर जगह इंसान की परीक्षा लेती है, और जो साथ निभाता है वही हर हाल में मंजिल। गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटे से रेगिस्तानी कस्बे की यात्रा तय की। उन्हें लगा था कि थोड़ी बहुत गर्मी तो झेल ही लेंगे, लेकिन दोपहर की धूप ने उनकी सोच बदल दी। सूरज जैसे बिल्कुल सिर के ऊपर आग बरसा रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था। हवा भी गर्म सांसों की तरह चल रही थी। पसीना आंखों में जा रहा था और गला सूखने लगा था। उनकी पानी की बोतलें लगभग खाली हो चुकी थीं। पायल ने छाया की तलाश में इधर उधर देखा। यहाँ रुकना भी मुश्किल है, चलना भी। रोहन ने अपनी टोपी उसे देते हुए कहा, थोड़ा सा और चल लेते हैं, शायद कहीं ढाबा या कुआं मिल जाए। गर्म रेत पर चलते हुए हर कदम भारी लग रहा था। जूतों के अंदर पैर जलने लगे थे। अचानक उन्हें एक पुराना नीम का पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक टूटा हुआ चबूतरा था। दोनों जल्दी से वहां बैठ गए। नीम की छाया में बैठते ही लगा जैसे जान लौट आई हो। पास ही एक मिट्टी का घड़ा रखा था, जिसमें ठंडा पानी था। शायद किसी राहगीर के लिए छोड़ा गया था। उन्होंने थोड़े थोड़े घूंट लिए। पायल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि छाया और पानी इतनी बड़ी दौलत हो सकते हैं। शाम ढलने लगी तो हवा थोड़ी नरम हो गई। दूर से एक बैलगाड़ी आती दिखी। गाड़ी वाले ने उन्हें कस्बे तक छोड़ने का वादा किया। उस दिन की तपती गर्मी ने उन्हें सिखा दिया कि प्रकृति से लड़ना नहीं, उसे समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे कठिन हालात में अमन और सुमित सगे भाई थे, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ भाईचारे तक सीमित नहीं था। वे एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी थे। बचपन से ही दोनों साथ खेले, साथ लड़े और साथ ही हर मुश्किल का सामना किया। अमन बड़ा था, शांत, समझदार और जिम्मेदार। सुमित छोटा था, चंचल, जिद्दी और सपनों से भरा हुआ। दोनों की सोच अलग थी, लेकिन दिल एक जैसे थे। अगर सुमित किसी परेशानी में होता तो अमन बिना पूछे उसके साथ खड़ा हो जाता, और अगर अमन थक जाता तो सुमित उसकी ताकत बन जाता। एक दिन उनके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां अचानक अमन पर आ गईं। नौकरी, घर और इलाज, सब कुछ एक साथ संभालना आसान नहीं था। अमन अंदर ही अंदर टूटने लगा।
लेकिन उसने कभी जाहिर नहीं किया। यह बात सुमित समझ गया। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। रात को देर से घर आता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहती। एक दिन अमन ने पूछा, तू इतना थक जाता है फिर भी शिकायत नहीं करता? सुमित मुस्कराया, दोस्त हो या भाई साथ निभाने के लिए ही तो होते हैं। वक्त धीरे धीरे बदला। पिता ठीक हो गए, हालात संभल गए। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। अमन ने कहा, अगर तू साथ न होता तो मैं शायद हार जाता। सुमित ने हल्के से जवाब दिया, और अगर आप न होते तो मैं चलना ही न सीख पाता। उनकी कहानी सिखाती है कि खून का रिश्ता जब दोस्ती में बदल जाए तो जिंदगी की कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। दो